हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। मैं हूं दीक्षांत और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से संकल्प यूपीएससी पे। हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी के अंदर जो अभी टॉपिक कवर करने वाले हैं, इट इज़ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। बहुत छोटा टॉपिक है, एट मैक्स 5 मिनट लगेगी इसके अंदर। ठीक, दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर एवरीवन। कोई आदमी रिवाइज कर रहा है वो भी इसको देख सकता है, कोई पहली बार पढ़ रहा है वो भी इसको देख सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, ताकि चीज़ें दिमाग में ज़्यादा रिटेन हो। दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन बेसिकली। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। द टॉपिक इज़ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। यह टॉपिक पढ़ने से आप लोग पहले एक बार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, क्योंकि जो पोजीशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सेंटर के लिए है, वही पोजीशन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स की स्टेट्स के लिए है। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको ये कहता हूँ कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ बेसिकली, सिंपल शब्दों के अंदर, इज़ वकील ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील है भाई। यूँ कहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन ऑफ इंडिया के जो भी केस आएंगे ना, सारे मैं लड़ूंगा। कौन बोलेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरह अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कौन केस लड़ेगा? इट इज़ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये एक बहुत क्रूड शब्दों में इसकी डेफिनेशन थी कि आपको समझ में आएगी किसकी बात चल रही है। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 165 कहता है कि देयर शैल बी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। अगर कोई ऑफिस किसी आर्टिकल में मेंशन्ड है, मतलब संविधान में मेंशन्ड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है, तो इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कोई दिक्कत नहीं, ये सभी को पता है, सभी के मन में बसा हुआ है ये चीज़। अगर कोई बॉडी संविधान में है तो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल नंबर 177, 3 आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल नंबर 165, आर्टिकल नंबर 177 और आर्टिकल नंबर 194। ये तीनों आर्टिकल जुड़े हुए हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से। ठीक, अब कहता है कि आर्टिकल नंबर 177 क्या है? ये कह रहा है कि इट इज़ राइट ऑफ एडवोकेट जनरल विद रेस्पेक्ट ऑफ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड इट्स कमेटी। मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स के क्या क्या राइट हैं विद रेस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर एंड कमेटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये आर्टिकल इसके बारे में बात करता है और इन राइट्स को अभी हम लोग देखेंगे। अभी आर्टिकल नंबर 194 के अंदर मेंशन है कि इस भाई साहब की क्या पावर हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं और क्या इम्यूनिटी है। चलो चलते हैं आगे, इसके बारे में बात करते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज़ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ऐसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया इज़ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? इनको अपॉइंट कर रहा है गवर्नर। अब लेट अस अज्यूम कि तुम्हारा नाम है दीक्षांत और तुमने एक रख रखा है अपना खुद का वकील। अगर ये वकील मैं अपॉइंट कर रहा हूँ मेरे लिए, और ये वकील मेरे लिए ढंग से काम नहीं कर रहा, तो मैं इसको कभी भी हटा सकता हूँ यार। मेरी मर्जी मैं इसको रखूँ ना रखूँ। इसलिए इसको अपॉइंट अगर गवर्नर कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नर की मर्जी है इसको जब चाहे हटाए जब चाहे रखे। इसलिए ही होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर। गवर्नर कहता है कि अगर तुमने सही से काम नहीं किया है भाई, तो मैं तुमको कल हटा दूंगा। साफ सिंपल बात है। उसके अलावा ये इंसान रेजिग्नेशन भी देंगे गवर्नर को। और जैसे ही नई गवर्नमेंट चुन के आती है, तो नई गवर्नमेंट जब चुन के आएगी, तो जायज़ सी बात है नई गवर्नमेंट अपना खुद का वकील नया रखेगी। तो कन्वेंशनली जैसे ही गवर्नमेंट रिज़ाइन करती है, उसी टाइम पे ये भाई साहब भी रिज़ाइन कर देते हैं। कन्वेंशन है ये, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, कन्वेंशन है। क्वालिफिकेशन क्या है इनकी? ही शैल बी क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट। इस आदमी को कम से कम हाई कोर्ट का जज होने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब हाई कोर्ट में जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है भाई? हाई कोर्ट में जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि सबसे पहले तो आप सिटीजन हो इंडिया के, साथ साथ आप एक जुडिशियल ऑफिस हेल्ड कर रहे हो कम से कम 10 साल के लिए। 10 बहाने करके ले गई दिल। हेल्ड जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, या फिर एडवोकेट हो हाई कोर्ट में 10 साल के लिए।
ठीक, मैं दोबारा बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में बसे ये बातें कि आप क्या होने चाहिए, आप क्वालिफाई होने चाहिए हो जज बनने के, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। इसी सर्कमस्टेंस में आप क्या बन सकते हो, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। और क्या क्वालिफिकेशन इसकी कि आप सिटीज़न हो इंडिया के, साथ में आपने जुडिशियल ऑफिस होल्ड की हो 10 साल के लिए, या फिर आप एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के 10 साल के लिए। अब आती हैं ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ किसकी, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की। ये भाई साहब क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे लीगल मैटर्स पे, ऐसे लीगल मैटर जो गवर्नर ने रेफ़र किए हैं। ठीक, गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कहा कि भाई तू इन लीगल मैटर्स पे एडवाइस दे दे स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक, फिर कहता है कि ड्यूटीज़ ऑफ द लीगल कैरेक्टर असाइंड बाय द गवर्नर। ऐसी लीगल कैरेक्टर की ड्यूटीज़ जो गवर्नर ने कही हैं वो करनी पड़ेगी इन भाई साहब को। उसके बाद आता है डिस्चार्ज फंक्शंस कन्फर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर एनी लॉ, किसी कानून या फिर संविधान के द्वारा कोई फंक्शन इसको दे दिए गए हैं, कन्फर कर दिए गए हैं, वो भी डिस्चार्ज करने पड़ेंगे। तो दीज आर द ड्यूटीज़। अब राइट्स क्या है, राइट ये है कि ये बंदा स्पीक सकता है, मतलब ही हैज़ राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन बोथ हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के दोनों हाउसेज में उसके पास बोलने का और टेक पार्ट, उसमें हिस्सा होने का उसका अधिकार है, उसका राइट है। साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर की किसी भी कमेटी के अंदर जिसके अंदर वो मेंबर है उसके अंदर भी ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट। ठीक, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर जिस कमेटी में वो उसका मेंबर है उसमें ही हैज़ नो राइट टू वोट, उसमें वोट का अधिकार नहीं है उसके पास। ठीक, फिर कह रहा है कि इसके पास कुछ प्रिविलेजेस भी हैं। तो जो प्रिविलेज एक एमएलए के होंगे, जो इम्यूनिटीज़ एक एमएलए की होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें एंजॉय की जाती हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के द्वारा। तो इतना सा था अपना एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो थैंक यू, दिस इज़ मी दीक्षांत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प यूपीएससी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक, सारी वीडियोस आ रही हैं धीरे धीरे, तो सारी चीज़ों को फॉलो करते रहो और लक्ष्मीकांत पढ़ने में और मज़ा आएगा। पॉलिटी जो है, पॉलिटी विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स, पॉलिटी विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।